अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अकाउंटिंग अकाउंटिंग सिस्टम सारे साल के दौरान जर्नल में रिकॉर्डिंग होती रहती है, वहां से पोस्टिंग होती है लेजर में, फिर साल के एंड पे ट्रायल और उस ट्रायल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हो सकता है किसी बिजनेस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने से पहले ही, और हो सकता है, सवाल के लिहाज से कह रहा हूं, हो सकता है कोई बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ले लेकिन ये काम करने के बाद कुछ एरर्स पता चल जाए, एरर्स पता लग गए। वो एरर्स ऑडिट के दौरान भी पता चल सकते हैं। जब एरर्स पता चल गए हैं तो इनको ठीक भी करना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग में ना कोई एरर, जैसे अगर एरर ये हुआ कि डेटर के अकाउंट में यहां पर 50,000 और सीडी आ रहा था 110, तो साल के अंदर पता चला कि ये डेटर में जो 50,000 लिखा था ये तो गलत लिख दिया था, ये असल में ना यहां 40 लिखना चाहिए था। ये ठीक हो गया है? ऐसे नहीं ठीक करना। जो बुक्स में रिकॉर्ड हो चुका है उसको जाके मिटा के नहीं चेंज करते। ये गलती बुक्स में मौजूद है, अब हमने इसको ठीक करना है, मिटा के नहीं। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो गलती ठीक हो जाए। ये नहीं कि इसको मिटा दें, हम कुछ ऐसा करें कि इसके जो जो रिजल्ट है वो रिजल्ट ठीक हो जाए। जैसे अगर ये एरर आ रहा है, असल में यहां 40 होना चाहिए था, तो सही बैलेंस फिर 1,10 की बजाय 1,00,000 होना चाहिए था। तो अब ना अकाउंटेंट एक और एंट्री करेगा, और एंट्री ये करेगा कि डेटर में 40 की जगह 50 आ गया, 10,000 ज्यादा डेबिट लिखा गया ना, अब वो एक करेक्शन एंट्री करेगा जिससे डेटर में क्रेडिट आ जाए 10,000। ऐसा करने से अब सही बैलेंस, तो एरर्स की करेक्शन का तरीका गलती को मिटा के ठीक लिखना नहीं है, कोई ऐसी एंट्री सिस्टम में डाल देना जो इस गलती के इफेक्ट को कैंसिल कर दे। बीमारी होगी, वायरस आ गया, तो डॉक्टर उस वायरस को पकड़ के निकाल देगा या दवाई एंटर कर देगा, तो ये दवाई एंटर हुई, अब वो ठीक हो जाएगा खुद ही। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर के अंदर एक तो मैं आपको ओवरऑल पिक्चर ये बता रहा हूं कि साल के दौरान जर्नल लेजर रिकॉर्डिंग होती रहती है, पोस्टिंग होती रहती है, साल के एंड पे ट्रायल बनता है, और ऑडिट के दौरान भी, और खुद ही एरर्स पता चल गए। अब इन एरर्स को ठीक भी करना है, तो इन एरर्स को ठीक करने के लिए फिर से जर्नल में चले जाते हैं, यानी रेक्टिफाइंग एंट्रीज की जाती हैं। इनको कहते हैं रेक्टिफाइंग एंट्रीज। इनका काम होता है एरर्स को करेक्ट करना। फिर से जर्नल में एंट्रीज होंगी, फिर से कुछ ना कुछ पोस्टिंग होके लेजर बनेगा, फिर सही वाले बैलेंसेस से ट्रायल बनेगा, और अब की बार ये ट्रायल सही होगा, और फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी वो सही वाली फाइनल वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी। आपको सवाल में सारा कुछ तो नहीं करने को कहा जाएगा, मैं आपको सिर्फ ओवरऑल पिक्चर बता रहा हूं कि साल के दौरान ये काम होता रहा, और ये जो सारा काम है ये ईयर एंड पे हो रहा है। यानी साल के दौरान जो भी रिकॉर्डिंग होती रही सिस्टम में, साल के एंड पे जब क्लोज करके ट्रायल बैलेंस बनाया उसमें गलतियां थी, जैसे भी पता चली, अकाउंटेंट को पता चली या ऑडिटर ने बताई, पता चल गई, इनको ठीक करने के लिए भी एंट्रीज ही करनी पड़ेंगी। वो एंट्रीज फिर से किसी बुक्स में ही होंगी, फिर से डेबिट क्रेडिट लेजर में पोस्ट होगा, और अब की बार सब सही होगा। अब जो ट्रायल होगा वो फाइनल होगा, और अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सही होंगे, और ये सारा काम साल के एंड पे ही हो रहा होता है। तो इस चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम ईयर एंड पे खड़े होंगे और सवाल में आपको एरर्स बताए होंगे और ये पूछा होगा रेक्टिफाइंग एंट्रीज। ये भी हो सकता है, ज्यादा चांस इसके हैं, और साथ एक अलग पार्ट भी पूछा जा सकता है कि अकाउंटेंट ने इन्हीं गलतियों को ही लेके इनकम स्टेटमेंट बना ली थी, वो गलत बन गई थी, तो अब आप इन गलतियों को ठीक करें और बताएं सही वाला प्रॉफिट कितना है। तो सही प्रॉफिट कैलकुलेशन भी टेस्ट हो सकती है,
और रेक्टिफाइंग एंट्रीज भी टेस्ट हो सकती हैं। ये इस चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट है कि साल एंड हो गया हुआ है, एरर्स आपको सवाल वाले ने बता दिया, खुद जाके नहीं ढूंढने, और रिक्वायर्ड है या तो रेक्टिफाइंग एंट्रीज या जो गलत प्रॉफिट निकाल लिया था अकाउंटेंट ने, आपसे कह रहा है एग्जामिनर कि आप समझदार बच्चे हैं, आप सही प्रॉफिट निकाल लें। ये है जी इस चैप्टर की ओवरऑल पिक्चर। करेक्शन ऑफ एरर्स या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स सीखने के लिए मैं ना एरर्स को बांट रहा हूं पहले दो हिस्सों में। मैं पहले आपको वो एरर्स कराऊंगा, केस 1 कह देता हूं, चलें, एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल, और जब ये पढ़ा लूंगा तो फिर पढ़ाऊंगा एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल। तो ये दो हिस्सों में पढ़ानी है आपको मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। पहले उन एरर्स को ठीक करेंगे जो ट्रायल को अफेक्ट नहीं किए, और फिर उन एरर्स को ठीक करेंगे जो ट्रायल को अफेक्ट करते हैं। और ट्रायल को अफेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है एरर हुआ और उससे रिजल्ट ये निकला कि ट्रायल बैलेंस आउट हो गया, डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल बराबर नहीं आ रहा, और इसका मतलब है कि बेजर सा एरर था, ट्रायल को फर्क नहीं पड़ा। तो वो एरर जो ट्रायल को अफेक्ट करते हैं और वो एरर जो ट्रायल को अफेक्ट नहीं करते हैं, इन दोनों की ना मैं आपको अलग अलग पढ़ाऊंगा करेक्शन। इसी शाख में ना एक एक मिसाल दे देता हूं दोनों की। इस शाख की मिसाल बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल जनरल में डेटर्स डेबिट और सेल्स क्रेडिट हुई 500, और लेजर में जब गए तो डेटर में इस एरर से ट्रायल आउट होगा। अच्छा, किसी को एरर ही ना समझ आ रहा हो, एक जीरो नहीं लगा तो जीरो ही नहीं लगाना, क्या है, जीरो ही तो है। तो ट्रायल क्यों आउट नहीं होगा इससे? क्योंकि डेबिट पे गलत लेकिन गया 50 है और क्रेडिट पे भी 50 ही गया है, तो सिस्टम में डेबिट क्रेडिट बराबर है, ट्रायल आउट नहीं होगा। ये मैंने इस शाख की मिसाल बनाई है। नहीं तो मैंने क्या कहा? अरे नहीं अब लो आपको, नहीं मैं ये कह रहा था ये इसकी मिसाल बनाइए, इसकी किस वाले को कर दूं? यार इतना प्यारा रंग होता है लाल, क्या नजर नहीं आ रहा है या वैसे कोई इख्तलाफ है लाल रंग से? अच्छा, अगर ये एग्जांपल नोट करना चाह रहे हैं आप, तो ये एग्जांपल मैंने इस शाख की बनाई है, और इस शाख की भी सेम एग्जांपल नोट कर लेना, बस यहां पर इनमें से किसी एक में जीरो पूरा लगा देना। तो इससे क्या होगा, ट्रायल आउट हो जाएगा, क्योंकि डेबिट पे 500 आ गया लेकिन क्रेडिट आगे बस 50 गया है। तो ये उस शाख की मिसाल नोट कर लें और इस शाख के लिए दोबारा से नोट कर लें, तो ये 500।
तो ये दो अलग अलग केसेस बना के ना पहले मैं आपको ये सिखाने लगा हूं, वो एरर्स ठीक कर लेते हैं जो ट्रायल को अफेक्ट नहीं करते। पहले ये सीख लेंगे, इसकी प्रैक्टिस करके फिर इस पे आएंगे। उमर चलिए हाँ हाँ कोई मसला, फारिग हो फिलहाल। जी पहले मैं आपको वो केस 1 एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल सिखाने लगा। हाँ जी नोटेड। चले अब हेडिंग देते हैं कि हम केस 1 करते हैं। पहले हम करते हैं रेक्टिफिकेशन उन एरर्स की जो ट्रायल अफेक्ट नहीं करते। पहले इसकी हेडिंग देते हैं, फिर इसकी प्रैक्टिस करके जब चीते चीतियां हो जाएंगे फिर इस पे चलेंगे हम। पहले कराने लगा हूं एरर्स जो कि ट्रायल को अफेक्ट नहीं करते, उनकी करेक्शन। हाँ जी हेडिंग डन। चले अब ना मैं आपको रेक्टिफिकेशन यानी रेक्टिफाइंग एंट्रीज का तरीका सिखाने लगा हूं। और ये पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में, पढ़ा होगा? जी जी उसी में पढ़ा होना बनता है। बेकार मजाक करने की कोशिश की थी यार, आप सस्ते कर देते हैं। कोई नहीं। पहले ये बता रहा हूं एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल। पहले हम ये पढ़ने लगे, ट्रायल को अफेक्ट नहीं करते यानी इन एरर्स का असर डेबिट क्रेडिट दोनों जगह बराबर ही जाता है। एक मिसाल से समझाता हूं और उसके बाद प्रैक्टिस ही करते हैं। एक क्रेडिट सेल थी, लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड करते हुए उसको कैश सेल रिकॉर्ड कर लिया। जी क्या 20,000? अब इस एरर को ठीक करने के लिए जो एंट्री करेंगे उसको कहते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री। होगा ये कि बुक्स में यानी जो बुक्स ऑलरेडी हैं इनमें एक एंट्री पहले ही हो चुकी हुई है, उसको मैं कह देता हूं रॉन्ग एंट्री। ये वो है जो ऑलरेडी हो चुकी हुई है। ये रिकॉर्ड हो चुकी हुई है क्योंकि एरर है ना, तो ये वो है जो गलती हो गई हुई है। तो क्या गलती हो गई हुई है? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब हमने इस सिस्टम में यानी बुक्स में एक एंट्री और करनी है इस एरर को ठीक करने के लिए, और इस एरर को ठीक करने का तरीका कैश मिटा के डेटर लिख देना नहीं है। हमने एक और एंट्री ही करनी होगी, उस एंट्री को कहते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री या करेक्शन एंट्री भी कह सकते हैं। क्या है? अब ये जो रेक्टिफाइंग एंट्री है
ये वो है जो अभी हम करेंगे, ये अब करने लगे हैं। तो आंखें खोल के चेक कर ले बेटे। अरे वो रेड, ओह सॉरी यार, ये मैंने लिखा है रेक्टिफाइंग एंट्री, और ये लाइन ऐसे लगाई। बुक्स में रॉन्ग एंट्री, यार वो मल्टीपल कलर्स यूज करता हूं ना, मुझे वो देख के अच्छा लग रहा था। आपको जो नहीं पढ़ा जा रहा वो बताएं, मैं जरूर पढ़ के बता देता। ये किसी को नहीं, लाल पीले हरे रंग किसी को नजर नहीं आता, यानी इस रंग बिरंग की दुनिया में फीके हैं सारे, आ रहे हैं नजर। रॉन्ग एंट्री जो बुक्स में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी हुई है, वो ये एरर है, और हमने इस एरर को ठीक करने के लिए अब जो बुक्स में रिक्वायर्ड है उसको कहेंगे रेक्टिफाइंग एंट्री। रेक्टिफाइंग एंट्री बनाने के लिए अकाउंटेंट पहले सोचेगा कि करेक्ट एंट्री होनी चाहिए क्या थी। इस ट्रांजैक्शन की करेक्ट एंट्री क्या बनती है? डेटर्स डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ये एंट्री किस बुक में हुई है? ये नहीं हुई है। ये एंट्री ये अकाउंटेंट की सोचों में है, ये एंट्री अकाउंटेंट की सोचों में है, ये होनी चाहिए थी। अब हमने कुछ ऐसा करना है कि ये दोनों मिलके नेट ये रिजल्ट बना दें। तो हमसे सवाल में रिक्वायर्ड है रेक्टिफाइंग एंट्री। तरीका ये है कि इन दोनों को कंपेयर करें, करेक्ट और रॉन्ग। कैश डेबिट हो गया, होना बनता ही नहीं था, क्रेडिट कर दें तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। सेल्स ठीक है, डेटर डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, अब कर देते हैं। ये रेक्टिफाइंग एंट्री। तो आपसे एग्जाम क्वेश्चन में रेक्टिफाइंग एंट्री रिक्वायर्ड होती है, तो उसको सोल्व करने का मशवरा आपको ये है कि आप ना वर्किंग में रॉन्ग एंट्री भी बनाएंगे, करेक्ट एंट्री भी बनाएंगे, और फिर उनको कंपेयर करके रेक्टिफाइंग एंट्री बनाएंगे। और सवाल की रिक्वायरमेंट रेक्टिफाइंग एंट्री है, तो नंबर भी इसी के हैं। यानी एग्जामिनर आपसे यही कला ही चेक करना चाह रहा है कि आप ये एंट्री बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। अगर आपने वर्किंग में रॉन्ग एंट्री भी लिख दी, करेक्ट भी लिख दी, ये नहीं की, तो नहीं है नंबर। नंबर है ही रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफाइंग एंट्री बनाने के। तो रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री, अगर कोई चीता चीती है और ये जबानी सोच सकता है तो जबानी सोच रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री, जबानी सोच के रेक्टिफाइंग बना ले। और अगर मुश्किल है जबानी सोचने में, तो वर्किंग में रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री लिख के फिर उनको कंपेयर करके मेन सोल्यूशन में रेक्टिफाइंग एंट्री बनानी होगी। और ये फिर मैं आपको भी प्रैक्टिस कराता हूं, तो ये प्रेजेंटेशन भी दिखा देता हूं जी। देखिए, अगर वो ईयर एंड तक पैसे दे चुका होता तो फिर इवेंचुअली ठीक हो गया होता। तो हमें इस वक्त जो सवाल में एरर दिए होंगे ना, वो होंगे जो मसले अभी तक हैं। क्या जी? डेबिट से क्रेडिट किधर हुआ है जी? देखें, सेल्स क्रेडिट होनी चाहिए थी, हो गई है, तो सेल्स तो ठीक है जी। बेटे, ये तीनों एंट्रीज आप देखें, कुछ मुश्किल कोई बात ही समझ आ रही तो बताइए। चले सवाल लिखें फिर। अच्छा, कर ले नोट कर ले इसको। नोटेड? सवाल लिखें। Following errors have been discovered. Following errors have been discovered. जिनको डिस्कवर्ड की स्पेलिंग आ रही हो, दिल छोटा ना करें, फाउंड लिखें। फाउंड। नंबर 1, repairs of
15,000 रुपए, 15,000 repairs of 15,000 to plant and machinery. Plant and machinery was recorded as a capital expenditure. Next error. Credit sale of 8,000 रुपए was omitted from books. क्या हुआ? तीसरा एरर, ओमिटेड फ्रॉम बुक्स का मतलब है कि बुक्स में रिकॉर्ड करने से ही रह गया, भूल गए। नहीं, पेमेंट ऑफ रेंट, अगला एरर है, पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ 10,000, पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ 10,000 was recorded as पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस। रेंट पे किया था तो अकाउंटेंट ने इसकी एंट्री करते हुए इसको इंश्योरेंस की पेमेंट समझ ली। नेक्स्ट एरर लिखे, कैश सेल्स ऑफ 23,000 cash sale of 23,000 was recorded in books as 32,000। चलिए करें रेक्टिफाइंग एंट्रीज, आप रेक्टिफाइंग एंट्रीज करें। हाँ जी डन।
सवाल की रिक्वायरमेंट है रेक्टिफाइंग एंट्रीज। तो सॉल्यूशन में ना मेन प्रेजेंटेशन इसी की है, लेकिन वर्किंग में करेक्ट और रॉन्ग बनाया करेंगे, तो उसके बाद फिर आपसे सही रेक्टिफाइंग बनेगी। पहला एरर क्या हुआ? पहली ट्रांजेक्शन क्या थी? रिपेयर्स थी। तो असल में थी रिपेयर्स, यानी रिपेयर्स डेबिट और कैश क्रेडिट कितना? 15,000। लेकिन अकाउंटेंट ने इसको एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिट, प्लान डेबिट कर लिया उसने। कैपिटल एक्सपेंडिचर नाम का अकाउंट डेबिट नहीं कर लिया, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, यानी प्लान की कॉस्ट का हिस्सा मान लिया। ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है? तो रेक्टिफाइंग रिपेयर्स डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, अब कर लें। प्लांट बिला वजह डेबिट हो गया, क्रेडिट कर दें। तो रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी पहले की रिपेयर्स डेबिट और प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट 15,000। हाँ जी, है इस तरह, किस तरह? नहीं, आप पूछ रहे हैं इस तरह के सवाल पेपर में? अरे भी तो पहला पहला सवाल करा रहा हूं, थोड़े से तो मुश्किल होते ही हैं, थोड़े से। जो ये दोनों एंट्री जबानी सोच सकते हैं वो जबानी सोच लें, डायरेक्ट ये एंट्री बनाने के नंबर है। दूसरा एरर क्या? क्रेडिट सेल थी, रिकॉर्ड ही नहीं की, तो अब कर लें। डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट कितने? 8,000। फिर रिकॉर्ड ही नहीं की तो आप रिकॉर्ड कर लें। तीसरा एरर, रेंट पे किया था, यानी रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट होना चाहिए था 10, लेकिन अकाउंटेंट ने इसको रेंट की पेमेंट की बजाय इंश्योरेंस की पेमेंट समझ ली। रेंट डेबिट होना चाहिए था, उसकी जगह इंश्योरेंस डेबिट हो गई, तो रेंट डेबिट कर देते हैं और इंश्योरेंस क्रेडिट कर देते हैं। 10,000। और चौथा एरर, कैश सेल्स थी कितने की? कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट 23,000, लेकिन क्या हुआ? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 32,000 से। तो एंट्री जो करनी चाहिए थी वो 9,000 ज्यादा से कर ली, तो 9,000 से रिवर्स कर देते हैं। तो सेल्स वापस डेबिट और कैश क्रेडिट 9,000। जी सबकी सब सही है? हाँ यार। अच्छा, इस चैप्टर में ना काफी सारी टिप्स लिखवानी है मैंने, तो कोई अलग पेज पे लिखने की जरूरत नहीं है, बस लेक्चर के बीच में फ्लो में चलते जाएंगे, जहां जहां लिखवाता जाऊंगा। तो अभी बता रहा हूं 2 3। एक क्या लिखें? ये सवालों में काम आएंगे, ये सवालों के लिए टिप्स बता रहा हूं। एक बात ये लिख लें कि जो इन्वेंट्री रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट पीरियोडिक सिस्टम फॉलो हो रहा होता, परपेचुअल होता तो बता देते। इन्वेंट्री रिलेटेड ट्रांजेक्शंस के लिए क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट पीरियोडिक सिस्टम फॉलो हो रहा होता है, अगर परपेचुअल हुआ तो बताया होगा। पीरियोडिक सिस्टम फॉलो हो रहा है बाय डिफॉल्ट, अगर परपेचुअल सिस्टम फॉलो करता होता बिजनेस तो सवाल में बताते। अगली बात ये लिख लें कि इनवॉइस का जो वर्ड यूज होता है ना, सेल इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए रिकॉर्ड होता है। सेल इनवॉइस या परचेज इनवॉइस, ये जो वर्ड इनवॉइस है ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है। यानी अगर सवाल में कहा है कि सेल इनवॉइस ऑफ दिस इतनी अमाउंट, तो ये क्रेडिट सेल की बात हो रही है। इनवॉइस का वर्ड, चाहे वो सेल इनवॉइस है चाहे परचेज इनवॉइस है, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है। और अगली बात ये लिखें, अच्छा अच्छा अच्छा, लिख लिख लिख। चलिए अगली बात ये लिखें कि अगर एरर किसी डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड है, अगर एरर किसी डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड है,
और क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन भी है, यानी डेप्रिसिएशन का रेट, लाइफ। तो आप उस एसेट वाला एरर भी ठीक करेंगे और डेप्रिसिएशन भी ठीक करेंगे। बस देखें, अगर आप मेरे अल्फाज याद करके लिखने की कोशिश करेंगे ना तो किसी को कुछ भी नहीं समझ आएगा, और अल्फाज आगे पीछे हो गए तो नोट पता नहीं कहां से कहां बन जाएगा। समझा करें बात और अपने आप को समझा लिया करें। दोबारा, अगर एरर किसी डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड है, जैसे ये था, और क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का सामान भी मौजूद है, तो एसेट वाला एरर भी ठीक करना है और डेप्रिसिएशन भी ठीक करनी है। डेप्रिसिएशन क्यों ठीक करनी है? क्योंकि अगर एसेट में गलती हुई थी तो डेप्रिसिएशन भी गलत ही कैलकुलेट हुई होगी, तो वो भी ठीक करनी है। चलें आगे ना, मुख्तलिफ मौकों पे और टिप्स बताता रहूंगा। सवाल लिखें। Following errors have been discovered. Number 1. A purchase invoice of 15,000, 15,000 रुपए, was omitted from books. Next. A sale invoice of 24,000, 24,000. A sale invoice of 24,000 was recorded in books as cash sales of 42,000, 42,000. Next. Closing stock was overvalued. Closing stock was overvalued by 6,000. नेक्स्ट. ओवर वैल्यू का मतलब है कि उसकी वैल्यू लगाते हुए हम ज्यादा वैल्यू लगा के थे गलती से. नेक्स्ट एरर. A machine was purchased for 200,000 during the year. 2 लाख रुपए during the year. Further 30,000 were incurred. Further 30,000 rupees were incurred on installation. Purchase of plant was correctly recorded, but purchase of machine was correctly recorded. जो भी बोला था, प्लांट बोला था, मशीन बोली थी. मशीन. Purchase of machine was correctly recorded, but installation cost was charged as repairs. अच्छा, ये 5-6 एरर्स तक नहीं पहुंच गया, ये ही चल रहा था, ये चौथा ही चल रहा था और अभी भी चौथा ही चल रहा है. डेप्रिसिएशन on plant and machinery. Depreciation on plant and machinery is charged. Depreciation on plant and machinery is charged at 20% on cost. 20% on cost. चलें एक और लिखते हैं एरर है. अगर डेट नहीं बताई तो इस साल में पूरी डेप्शन. अभी पहला सवाल है ना डेप्रिसिएशन का, आगे महीने भी आएंगे. Purchase of office furniture
परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर फॉर 20,000 20,000 रुपए was recorded in books as purchase of goods, यानी गुड्स का खरीदना समझ लिया इसको, हालांकि ऑफिस फर्नीचर खरीदा था। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज चार्ज्ड at 25% ऑन कॉस्ट। रेक्टिफाइंग एंट्रीज रिक्वायर्ड है आपसे, अभी कर ही लेंगे आप, मुझे लगता है, मुझे आप शक्लों से डिटरमिनेड लग रहे हैं, मुझे लगता है आप कर लेंगे। और इतनी टैलेंटेड शक्लें, ये ऐसे करना है आपने, ऐसे। चलो ठीक है, होमवर्क कल करके आइएगा।